नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का डिजिटल कक्ष में एक बार फिर स्वागत है। भू राजस्व बंदोबस्त की चर्चा के संदर्भ में आज भाग 6 के अंतर्गत हम ब्रिटिश भू राजस्व नीति की संक्षिप्त समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। आपको जैसा कि मालूम है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना और दीर्घायु में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये जो तीनों प्रकार की भू राजस्व प्रणालियों का हमने पिछले 5 व्याख्यानों में जो विश्लेषण किया, उससे एक बात यह स्पष्ट हुई कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा लागू की गई इन तीनों ही भू राजस्व प्रणालियों में लगान की दर बहुत अधिक रही, जिससे किसानों की स्थिति बिगड़ गई तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। आगे इस प्रणाली को हम संक्षेप में एक टेबल के माध्यम से देखेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पर ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली शीर्षक से टेबल दिखाई पड़ रही है, तो इन तीनों हमने भू राजस्व बंदोबस्त की प्रणालियों का विश्लेषण पिछले व्याख्यानों में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। जैसा आप टेबल में देख रहे हैं, तो यह पद्धतियां ब्रिटिश कंपनी के आर्थिक प्रयोग की दृष्टि से लागू की गई थीं और इनके मूल में जो ऑक्सफोर्ड स्कूल कॉलोनियल विचारधारा के अंतर्गत उस समय वाणिज्यवाद और उपयोगितावाद के विचारों से जिस प्रकार प्रभावित था, तो वो इन प्रणालियों में अधिक से अधिक राजस्व उगाने के लिए ये प्रयोग किए जा रहे थे। सन 1857 ईस्वी तक कंपनी की भू राजस्व प्रणाली विदेशी आर्थिक सिद्धांतों तथा विचारधाराओं के प्रभाव से जुड़ी तो थी, लेकिन उसकी प्रगति और विकास भारतीय परिस्थितियों व अनुभवों से हुआ। अंतिम दोनों व्यवस्थाओं अर्थात रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में कुछ स्वरूपगत समानताओं के बावजूद गहरे अंतर भी थे। ब्रिटिश लगान और प्रशासनिक नीतियों को यूरोपीय बौद्धिक सिद्धांतों तथा विचारों का भारत में एकमात्र विस्तार ही नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं के चलते लगान दरें ऊंची रखी गई थीं, ना कि इंग्लैंड के हेलिवरी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के मिल, थॉमस माल्थस, रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों के किराए सिद्धांतों के कारण। एरिक स्टोक्स के इस विचार से भी सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि कंपनी की प्रशासनिक नीति तथा लगान व्यवस्था पर बेंथम तथा रिकार्डो जैसे विचारकों का प्रभुत प्रभाव था। उनके इस विचार का आसिया सिद्दीकी, फ्राइकिनबर्ग जैसे इतिहासकारों ने खंडन किया है। वे निरंतरता के तत्व पर बल देने के बावजूद इन बंदोबस्तों के परिणाम को परिवर्तनों की ओर संकेत मानते हैं। श्री रमेश चंद्र दत्त ने कंपनी की ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि भू राजस्व का निर्धारण अत्यधिक मात्रा में किया गया और वह अनिश्चित भी था। यदि इन नियमों के अंतर्गत संसार के किसी भी देश को रखा जाए तो कृषि की अवनति ही होगी। इन प्रणालियों के परिणामस्वरूप देश की कृषि व्यवस्था बिगड़ती चली गई, जिससे देश में खाद्यान्नों की पूर्ति करना भी कठिन हो गया। वर्षों तक हमें खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर बनाने वाली यही क्रूर भू राजस्व प्रणालियाँ प्रचलित रहीं। इन प्रणालियों से जो
हमारे समाज में जो आर्थिक और सामाजिक दुष्परिणाम दिखाई पड़े उनकी भी चर्चा करना मुझे यहाँ प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। तो ब्रिटिश प्रशासन की भू राजस्व नीतियों के सामाजिक तथा आर्थिक दुष्परिणाम जो हैं उनमें हम सबसे पहले कृषि के व्यवसायीकरण की बात करें तो ब्रिटिश भू बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप नई व्यवस्था उभर कर सामने आई। ब्रिटिश लगान प्रणाली का भारत की कृषि व्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा इन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए नियुक्त भूस्वामी मात्र लगान प्राप्त करने वाले दूर बैठे व्यवसायी थे। जैसा पहले व्याख्यान में बताया कि वो कलकत्ता वगैरह में रहते थे दूर, और उन्होंने कंपनी की राजनीतिक शक्ति के अभिकर्ता की भूमिका का यानी एजेंट की भूमिका का निर्वहन करते हुए कृषि की अपेक्षा लगान की अधिक चिंता की। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अघोषित समझ बनाकर राजनैतिक रूप से असहाय तथा आर्थिक रूप से दुर्बल किसानों को यथासंभव लूटने का अधिकार खरीद लिया था तथा बदले में सरकार को भू राजस्व की एक निश्चित रकम नियमित समय पर अदा करने की गारंटी दी गई थी। समाज पर महाजनी, भूस्वामी, व्यवसायियों जैसे नौ सामाजिक वर्ग तथा भूमि संपन्न कुलीन वर्ग का दबदबा हो गया। बहुसंख्यक किसान व दस्तकार वर्ग मजदूरों में रूपांतरित हो गया। परंपरागत सामाजिक समरसता का स्थान वर्ग प्रतिद्वंद्विता ने ले लिया। अब परंपरागत रीति रिवाज के बजाय बल प्रयोग से इन वर्गों के बीच संबंधों की स्थापना हुई। सामाजिक आर्थिक दुष्परिणामों को जो कृषि का व्यवसायीकरण है उसके साथ साथ जो किसानों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है को रख कर के समझा जा सकता है। इसके फलस्वरूप किसान भी अब कुछ खास किस्म की फसलें उगाने लग गए थे। उनके द्वारा भूमि की उपयुक्तता के आधार पर कपास, पटसन, नील, गन्ना, अफीम, तिलहन तथा गेहूं जैसी फसलें उगाई जाने लगी थी। इनमें गेहूं तो हम गौण मानते हैं। विशेष तौर से जो कैश क्रॉप्स या जो मार्केट ओरिएंटेड क्रॉप्स थी, इसमें विशेष तौर से नील है, कपास है, इनका मुख्य स्थान था। हमने पिछले व्याख्यान में नील दर्पण नाटक का उल्लेख किया था। मुझे लगता है अब संक्षेप में इन तथ्यों को हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार जो नीलहे, हमने एक टर्म अंग्रेज जो होते थे प्लांटर्स, उनको देने लगे क्योंकि ये नील की खेती कराते थे नीलहे, और बहुत ही कठोर बर्ताव करते थे। इसी तरीके से चाय के बागानों में कार्य करने वाले जो किसान नौ मजदूर वर्ग में बदल रहे थे, उनके साथ भी बहुत दुखद व्यवहार होता था। अब किसानों को सदैव अनिश्चित रहने वाले बाजार के सभी दबावों के प्रभाव में रहना पड़ता था। अपने उत्पाद की बिक्री के लिए उन्हें बिचौलियों या व्यवसायियों पर निर्भर रहना पड़ता था। व्यापारी या बिचौलिए अपनी इच्छा, अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति से किसानों की गरीबी का पूरा लाभ उठाते थे। गरीब किसानों की फसल कटाई के तुरंत बाद ही अपने उत्पाद को बिचौलियों को बेचना पड़ता था, क्योंकि जो वो कर्ज था ग्रामीण ऋण में वृद्धि के अंतर्गत, जिसे मैं आगे बताना चाहूँगा, वो जो ऋण देने वाला महाजन वर्ग था वो ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखता था। इसलिए तुरंत जैसे ही फसल आती थी तो वो ब्याज की रकम को भी फसल के रूप में वसूल करने का प्रयास करते थे, और कम पढ़े लिखे या जो गरीब और अनपढ़ किसान थे वो ब्याज चुकाते रहते थे और मूल कभी पटता ही नहीं था। तो उन्हें अपनी फसल के उत्पाद को बिचौलियों को बेचना पड़ता था। किसान का लगान व सूदखोरी के बढ़ते दबावों का सामना होने पर तथा आर्थिक बचत के अभाव में उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता था। विषम परिस्थितियों में बेचे गए उत्पाद को उन्हें पर्याप्त मूल्य भी नहीं मिलता था और सस्ते में ही बेचना पड़ता था, जिससे किसानों के जीवन में जो परिवर्तन है वो बहुत ही दुखद रूप से होने लगा।
ब्रिटिश शासन की भू राजस्व प्रणाली के परिणामस्वरूप इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जमींदारी बंदोबस्त के अंतर्गत आए क्षेत्रों में किसानों के पास जमींदारों द्वारा भू भाटक यानी जो रेवेन्यू लिया जाता था या किराया लिया जाता था में मनमर्जी से की जाने वाली वृद्धि से बचने का कोई उपाय नहीं था। कानूनों की अस्पष्टता के कारण यानी कोई क्लियरिटी नहीं थी कानून में, मुकदमे लंबे व खर्चीले होते थे। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में किसान दूसरे कारणों से भी परेशान रहते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली से लेकर लॉर्ड एमहर्स्ट के काल तक ब्रिटिश सरकार की नीति लड़े गए युद्धों का खर्चा भू राजस्व से प्राप्त करने का प्रयास करने वाली थी। दूसरी ओर कंपनी कर्मचारी सर्वथा अप्रशिक्षित तथा यदाकदा भ्रष्ट भी होते थे। बम्बई तथा मद्रास में अत्यधिक करारोपण करके किसानों को काफ़ी उत्पीड़ित किया गया था। परस्पर युद्ध में उलझी भारतीय जनता समाज में शांतिपूर्ण स्थिति कायम हो जाने के कारण तथा भारतीय लोगों में नैसर्गिक जनन क्षमता की अधिकता के कारण जनसंख्या में खूब वृद्धि हो रही थी, जिससे खेती योग्य क्षेत्रफल पर दबाव निरंतर तेजी से बढ़ता गया तथा ब्रिटिश माल के आयात के परिणामस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प धंधे तेजी से समाप्त होने लगे। दूसरी ओर जोत भूमि का औसत आकार कम हो गया। नए कानूनों से भूमि विखंडन को बढ़ावा मिला। नियमित कानूनी अदालतों की स्थापना होने तथा अत्यधिक कानूनों के लागू होने के साथ साथ संचार व्यवस्था में सुधार, इंग्लैंड के माल के आयात में वृद्धि के कारण भारतीय गांवों में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ने लगा। फलतः आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन पराधीनता की ओर उन्मुख हुआ। मेटकाफ की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है। ग्रामीण पंचायतें सदियों से लघु गणतंत्र रहीं और वे लगभग वही सब कुछ कार्य निष्पादित करती थीं जिनकी उनसे अपेक्षा होती थी तथा वे किसी भी बाहरी दबाव से लगभग पूर्णतः मुक्त थीं। पंचायती राज व्यवस्था आधुनिक न्याय प्रणाली ने समाप्त कर दी थी। यह समझने वाली बात है, जिससे खेती का पिछड़ापन भी दिखाई पड़ रहा था। असहनीय भूलगान आरोपित करने से खेती की प्रगति रुक गई तथा किसानों की स्थिति असहाय गुलामों व गरीबों जैसी हो गई। जहां एक ओर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका के बड़े बड़े खेतों में ट्रैक्टरों तथा अन्य आधुनिक यंत्रों से खेती की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान स्वयं छोटे छोटे खेतों पर प्राचीन हल व भूखे बैलों की सहायता से खेती करते थे। जैसा कि इस स्लाइड के प्रारंभ में हमने ये जो चित्र लिया है वो यही बताता है कि हम परंपरागत ढंग से खेती करते थे। भारतीय व्यापार तथा उद्योगों के पतित होने के कारण करारोपण का सारा भाग खेती के माध्यम से किसानों को ही वहन करना पड़ता था। किसानों की दयनीय स्थिति आवर्ती अकालों अर्थात रेगुलर जो फिमाइंस अकाल आते थे वो बारंबार आते रहते थे। महामारी तथा बेरोजगारी भू राजस्व प्रशासन व संबंधित नीति के भयंकर परिणाम थे। राजस्थान की यदि बात करें तो मेवाड़ व मारवाड़ तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में लोग लोकगीतों, किस्सों, कहानियों, कहावतों के माध्यम से छप्पनिया के अकाल को आज भी याद करते हैं। बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था वो इसी प्रकार के जो किसानों पर जाति की जा रही थी उनसे राजस्व और लगान के नाम पर विभिन्न प्रकार की जो लाग बागें यानी कर वसूल किए जाते थे उसके जीवन में जो एक बड़ी चुनौती खड़ी करते थे, जिससे आपने पढ़ा होगा बीए द्वितीय वर्ष में बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ। इसी प्रकार उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में पड़े अकाल को कौन भूल सकता है। इस उड़ीसा में कालाहांडी जो जिला है उसमें लोग अपने बच्चों को भूखा बिलखते हुए छोड़कर भाग जाते थे क्योंकि खिलाने के लिए कुछ नहीं था और वो बच्चे असमय ही मौत को प्राप्त होते थे। उनकी मृत्यु दुखद मृत्यु हो जाती थी और कहीं कहीं तो लोगों ने जिस तरह का चित्रण किया है वो अत्यंत दुखद प्रतीत होता है। जर्मन इतिहासकार क्वाजिस्की लिखता है कि जो बिजोलिया का किसान था उनका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चला था। लगान की अत्यधिक ऊंची दरों के कारण
रुपए बचाकर खेतों में लगाकर उत्पादन वृद्धि अथवा भू उर्वरक डालना यानी खादें डालना असंभव था। दूसरी बात, खादों का प्रचलन भी उस समय नहीं था। भूमि की किस्म सुधारने के लिए सरकार के प्रोत्साहन के अभाव में किसानों का मनोबल टूट चुका था। खेती का अधिशेष जो सरप्लस यानी अगर फसल कोई बचती थी अन्न तो वो जमींदारों के पास चला जाता था तथा किसानों के पास न्यूनतम ही बचता था। महाजनों के चुंगल में फंसे किसान के लिए तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसा आप देख रहे हैं, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो या रैयतबाड़ी हो या महलबाड़ी हो, ये तीनों प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रतिकूल ही रहीं। और जो हम परिणाम के तौर पर देखते हैं कि मध्यम वर्ग का उदय जो था वो भू राजस्व प्रणाली के चलते समाज के आर्थिक संबंधों में परिवर्तन लाया। कार्ल मार्क्स का जो विचार है कि संपत्ति संबंधों में परिवर्तन आने से सामाजिक क्रांति आई। सामाजिक क्रांति ने भारतीय मध्यम वर्ग को जन्म दिया तथा ग्रामीण समाज का विघटन किया। वे समस्त सामाजिक सूत्र टूट गए जो ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में जोड़े हुए थे। संयुक्त परिवार तथा ग्राम पंचायत व्यवस्था को भारी धक्का लगा। मैं जो इस विषय पर बताना चाहूँगा, गिरमिटिया आपने एक टर्म सुना होगा, अर्थात जब वो भू राजस्व चुका नहीं पाता था तो पहले दौर में तो उसके बैल और ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। फिर भी यदि राजस्व या ऋण की रकम जो ब्याज के रूप में बहुत अधिक होती थी नहीं चुकाई गई तो जो नील प्लांटर्स थे वो उनको पानी के जहाज पर बिठा करके दूसरी कॉलोनी में भेज देते थे और वहाँ उन्हें चाय के बागानों में काम करते थे। तो इस तरह का जो तत्कालीन भारतीय समाज था उसके आज चिन्ह हम फिजी और ग्वाटेमाला बहुत सी जगह देख सकते हैं। शैलेंद्र देशों में बहुत सारे लोग चले गए जहाँ पर वो जाते थे तो बड़ा हृदय विदारक दृश्य होता था। पानी के जहाज पर रोते बिलखते उनको बिठा लिया जाता था जोर जबरदस्ती कर और उनके भाई बंधु छूट जाते थे। बहुत बार तो इतना दुखद होता था कि भाई पति चला गया तो पत्नी बिलखती रह गई और कई बार तो बाल बच्चों सहित बिठा लेते थे। तो इस प्रकार जो संयुक्त परिवार थे वो टूट गए। साथ साथ जो शहरों पर जनसंख्या का दबाव था वो भी बढ़ा। जब गाँवों में खेती जो मुख्य जीवन का संचार था जिसके माध्यम से, उसमें उसको जब मजदूर बना दिया गया, खेतिहर मजदूर, पहले सीमांत किसान पर आया फिर बाद में वो मजदूर बन गया, तो अधिक मजदूरी के लालच में महानगरों की ओर, बड़े शहरों की ओर प्रस्थान किया किसान ने। आप कलकत्ता में इस तरह का बहुत बड़ा वर्ग हुआ जो सिर्फ प्रतिदिन चौराहों पर बैठ करके मजदूरी की तलाश में बैठता था कि कोई लेबर ले जाएगा। और हर बड़े महानगर में आप लेबर चौराहों को पाते हैं। ये पुराने चिन्ह वही हैं जहाँ पर मजदूर गांव का एक सम्मानित किसान मजदूर के रूप में आकर के सड़क पर अपने बाल बच्चों सहित बैठ जाता था। तो इस तरीके से जो आत्मनिर्भर गांव थे, जो ग्राम पंचायत व्यवस्था थी, उसको भारी धक्का लगा भू राजस्व नीति से। ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता में तेजी से हुई वृद्धि ने सामाजिक संरचना तथा संबंधों में परिवर्तन किया। समाज में समरसता का स्थान कलह तथा आर्थिक चिंताओं ने ले लिया। इतना ही नहीं, भू राजस्व प्रणालियों के चलते ही देश की व्यापारिक संरचना में भी परिवर्तन हुआ, जिसको हम आगे के व्याख्यानों में आपसे और चर्चा करेंगे। तो ये जो अगला पॉइंट है ग्रामीण ऋण में वृद्धि, तो ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण इसमें लिपिबद्ध हुआ है। तो इसको हम सरल ढंग से ये भी समझ सकते हैं, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि, अर्थात जो कर्ज होता था वो साल दर साल बढ़ता जाता था और साहूकार अपने ढंग से बही खातों में, है ना, जो चाहे दर्ज करता था और उस प्रविष्टि पर वो जो लठैत रखता था वो ज़बरदस्ती एक गरीब या सीमांत किसान से उसकी फसल ले जाते थे और ब्याज कहते थे ये वसूला इस वर्ष का। तो इस तरीके से मूलधन समाप्त नहीं होता था। एक विचारक ने कहा कि भारतीय किसान ऋणग्रस्तता में जन्म लेता है और ऋणग्रस्तता में ही मर जाता है। तो इस प्रकार जो भू राजस्व बंदोबस्त था उसके सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम बहुत गहरे तक पड़े, दूर तक जिनके चिन्ह रहे। और भू राजस्व प्रणालियों ने भारतीय समाज को प्रभुत मात्रा में प्रभावित किया। और इस व्याख्यान
में जिन बातों को हमने समझा वो एक चार्ट भी महत्वपूर्ण है जिसमें हमने प्रयास किया बताने का। जो आपके यहाँ इससे संबंधित प्रश्न आते हैं उनको हम अगले भू राजस्व बंदोबस्त भाग 7 में कह कर के पूरा करेंगे और उसमें करेंगे। अभी जो आपको इन तीनों प्रणालियों से संबंधित प्रश्नों में अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिखें और चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी बात कह सकते हैं। धन्यवाद।